साथियों, और यह प्रश्न है एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, आइए बात करते हैं। 5 अगस्त 2019, तारीख तो याद होगी, उस समय केंद्र के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 के लिए एक वादा किया गया, और वो क्या था कि जनाब इस दिन जम्मू कश्मीर जो केंद्र है, जो राज्य है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल जाएगा, यानी यूनियन टेरिटरी में बदल जाएगा। आज उस घटना को लगभग 1 साल 10 महीने हो चुके हैं। 1 साल 10 महीने बाद केंद्र सरकार फिर से हरकत में है, और इस बार हरकत में होने की सबसे बड़ी वजह है परिसीमन। परिसीमन बोले तो डीलिमिटाइजेशन है ना, डीलिमिटेशन। अब इसमें क्या होने वाला होता है, आपको मालूम होगा कि यहां पर जो डीलिमिटेशन का कार्य चल रहा है कश्मीर के अंदर, उस कश्मीर के विषय पर इन दिनों केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर के लोकल नेताओं को, जो 7 पार्टी के 14 नेता थे, उन्हें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। आमंत्रित करके उनसे भविष्य का कश्मीर कैसे हो, कश्मीर में विश्वास बहाली कैसे हो, चुनाव प्रक्रिया को कैसे रीस्टोर किया जाए, चुनाव सिस्टम को कैसे वापस लाया जाए, इसके बारे में पूरी भरसक प्रयास करके बातचीत हुई। इसी बीच में एक जानकारी निकल के आई, और वो ये है कि कश्मीर से 370 तो लिया गया, लेकिन 371 दिया जा सकता है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखिएगा। क्या 370 का विकल्प बन सकता है आर्टिकल 371, जो कि आज भी भारत के 11 राज्यों में उपलब्ध है? तो जरूर इस पॉइंट को लिखें, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिखें कि क्या 370 का विकल्प 371 बन सकता है? क्या है इसके बारे में, आइए मैं आपको बताता हूं। चलिए साथियों, तो मैं आपको बताता हूं। तो ये सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, जीएस पेपर 2 से आप लोग इसे पढ़ रहे हैं। 370 को लेकर के, बहाली को लेकर के कश्मीरी नेताओं के लिए विकल्प के रूप में 371 हो सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 370 से ज्यादा आपको बताएगा कि 371 क्या है। तो आर्टिकल 370 पे हुआ जो विवाद है, वो 371 से अगर दूर हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आपको जानकारी के रूप में बता दूं कि हाल ही में अगर आप इस फोटो को देख रहे हो, तो इससे आपको यह अंदाजा तो लग जाएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में जो लोग बुलाए गए थे, वहां पे दिल्ली में जो लोग बुलाए गए थे, उन लोगों को अगर आप देखते हैं तो यहां से आपको ये सारे के सारे नेता विद मनोज सिन्हा आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन लोगों को यहां पर देखें तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर गुजरात में जिन जिन के भी स्टेक हैं उन सबको बुलाया गया है। फारूक अब्दुल्ला जी भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, साथ में मनोज सिन्हा जी, गुलाम नबी आजाद जी, जितेंद्र सिंह जी, जो वहां के नेता हैं, इन सबको हाल ही में बुलाया गया। आर्टिकल 371 के रूप में चर्चाएं होना शुरू हुई। बड़ा सवाल बनता है कि आर्टिकल 371 आफ्टर ऑल है क्या? बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, इसे जरूर समझें। आर्टिकल 371 भारत में वर्तमान में 11 राज्यों में चल रहा है। आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं। इसमें साथियों देश के अंदर विशेष प्रकार का दर्जा दिया जाता है। जिन राज्यों को विशेष प्रकार का दर्जा यहां पर दिया जाता है, उन सब की इमेजेस आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें राज्य को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो किया जाता है वो ये है कि राज्य के रहने वालों को एक डोमिसाइल का दर्जा दिया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से समझने की बात है। पहली चीज, विशेष दर्जा 371 में भी दिया जाता है, नंबर 1 बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर डोमिसाइल यानी कि यहीं के निवासी को विशेष महत्व भी दिया जाता है। विशेष महत्व के नाम पर क्या हो सकता है, आइए मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। साथियों सबसे पहली बात, 11 राज्यों में जो उपलब्ध विकल्प है उसके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो उदाहरण के रूप में समझें आप। यह कानून हिमाचल प्रदेश में चलता है, यानी कि आर्टिकल 371 हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कानून है 371 के तहत, यानी आर्टिकल 371 के तहत, वहां पर कोई भी गैर हिमाचली व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश का नहीं है, वो वहां पर कृषि योग्य भूमि परचेज नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही तो जैसे आर्टिकल 370 के तहत उपलब्ध किया गया था, 35A के तहत कश्मीर के अंदर उपलब्ध था, वैसे ही तो यहां पर भी हिमाचल में भी ऐसा है कि कोई गैर हिमाचली व्यक्ति जमीन परचेज कृषि के लिए हिमाचल में नहीं कर सकता। फिर आप पूछेंगे तो ये तो अच्छी बात है ना सर, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर ये तो हिमाचल में भी है तो हटाया जाना चाहिए, ये तो बेकार बात है। रुकिए, आपने ध्यान से नहीं सुना। कृषि योग्य भूमि परचेज नहीं कर सकता, लेकिन गैर कृषि योग्य तो कर सकता है। कमर्शियल लैंड तो परचेज कर सकता है, माइंस तो परचेज कर सकता है, सरकारी जमीन पर तो आ सकता है, यह काम हो सकता है। यानी कि एग्जैक्टली सरकारी जमीन तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप कृषि योग्य भूमि नहीं ले सकते। नंबर 1 बात, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में तो कानून यह कहता है। ऐसे ही मिजोरम के अंदर भी है। मिजोरम में क्या है, कोई गैर मिजो, ये वही वाला मिजोरम है जहां पर बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम है। मिजोरम के अंदर गैर मिजो आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकता, ये मिजोरम के अंदर है। लेकिन
सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और इंडस्ट्रीज को दे सकती है। अच्छी बात है ना। अगर जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो जाए कि सरकार जो है वो कृषि योग्य भूमि को रहने दे लेकिन इंडस्ट्रीज को तो आने दे, सही मायने में विकास ही तो करना चाहते हैं आप लोग। इसी प्रकार से साथियों भारत के विभिन्न राज्यों में जो सबसे बड़ी, मतलब विशेष रूप से आप ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा विवाद है वो इस बात का है कि वहां के लोगों को लगता है कि वहां पर एनक्रोचमेंट बढ़ जाएगा, बाहर से आकर के लोग रहने लगेंगे। बिल्कुल नहीं, सरकार का कहना है कि कृषि योग्य भूमि आपके लिए छोड़ देंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और सवाल बनता है, सर फिर भी यहां के नेता लोग जो हैं, जब परिसीमन यहां चल ही रहा है और परिसीमन अगस्त में पूरा कर लिया जाएगा, फिर भी महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? क्या कारण है कि गुजरात के जो, मतलब सॉरी, जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो वापस 370 की बहाली पर अड़े हुए हैं या फिर राज्य के दर्जे पर अड़े हुए हैं? ऐसा क्यों है? इसके पीछे की कहानी है। एक कहानी यह है कि हाल ही में जो परिसीमन बनाया गया है ना, उस परिसीमन आयोग के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है? परिसीमन आयोग के द्वारा सीटों में बढ़ोतरी की जा रही है। और वो क्या? यहां पर एससी की यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें रिजर्व करने की बात की जा रही है। 90 सीटें असेंबली में चुन करके बने आने की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, और 12 से लेकर 14 जो सीटें हैं वो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए की जाने की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वाला इलाका है वहां पर 96% मुस्लिम हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 9 सीटें होंगी जो एससी के लिए रिजर्व की जानी है और 12 से 14 सीटें जो होंगी जो एसटी के लिए रिजर्व की जानी है, वो तो कश्मीर के नेताओं के लिए काम की ही नहीं बचेंगी। और ऐसी स्थिति में जम्मू का जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं साथियों, जो जम्मू कश्मीर में जम्मू वाला हिस्सा है, जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का 42% जो है वो जम्मू में रहता है और कश्मीर के अंदर 58% के आसपास आबादी रहती है। अब इन दोनों में दिक्कत यह फंस रही है कि इन नेताओं को लगता है कि यदि जम्मू कश्मीर में जम्मू का वेटेज बढ़ गया तो जो सरकारें अभी तक कश्मीर के माध्यम से चला करती थी वो कहीं जम्मू के द्वारा डोमिनेटेड ना हो जाए। सरकार इसमें एक और वो चल रही है समझदारी परिसीमन में, और वो क्या है? जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी विधानसभा में सीटें रिजर्व रखी जा रही हैं कि किसी दिन तो वो हमारा होगा, और जिस दिन हमारा होगा उस दिन उस विधानसभा में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के विधायक भी तो बैठेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि पानी पी लो यार, पानी नहीं पी पाया। तो अब क्या है कि अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भी विधायक बैठेंगे और अगर जो कश्मीर है उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ मिलाकर के रिप्रेजेंट किया जाएगा तो फिर यहां पर सीटों का बंटवारा तुलनात्मक रूप से कम होगा। यूं समझिए, जम्मू कश्मीर 2 हिस्से हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने क्या किया? आपने हिस्सों को इस प्रकार से बांट दिया। मैं आपको बताऊं कि भाई जम्मू वाला जो इलाका है उस जम्मू वाले इलाके में आपने 45 सीटें रख दी और बाकी जो कश्मीर वाला इलाका है उसमें 45 रख दी। देखने में तो क्या लगा कि बराबर हो गया, अच्छी बात है। अब यहां पर 45 सीटें जो जम्मू में है, जम्मू तो इंडिया बुरी तरह से ही इंडियन टेरिटरी है, लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब 45 तो आपने इनके लिए रख दी और 45 आपने इनके लिए रख दी। अब उन 45 में से यहां पर पता चल रहा है कि 45 की 30 सीटें जो हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हैं। ये तो गजब बात हो गई। अभी लद्दाख के बारे में तो चर्चा ही मत करिए आप, अभी चर्चा किसके बारे में हो रही है? अगर 30 सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी इन 45 में से तो बची कितनी? 15। और अगर 15 सीटें बची तो 15 सीटों पर भैया महबूबा लड़ेंगी कि फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे। और फिर बड़ी बात, अगर 45 लोग जम्मू वाले निकल करके आ गए तो फिर जम्मू वाले लोगों की मेजोरिटी होगी तो सरकार तो जम्मू के आधार पर बनेगी। इस चक्कर में इनको यह समझ में आ गया है कि परिसीमन तो हो रहा है, सुनने में बढ़िया लग रहा है कि 19 सीटें मिले, 90 सीटें मिल सकती हैं और 90 सीटों में भी जो क्रियाकर्म हो सकता है उसके आधार पर इन नेताओं को डर यह है कि यार हमारा जो वर्चस्व था वो खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी यही है कि कैसे ना कैसे करके वहां पर जम्मू और कश्मीर में जो कश्मीर का वर्चस्व है उसको थोड़ा काउंटर किया जाए और जम्मू के लोगों को भी प्रशासन में
भागीदारी दी जाए। उम्मीद है आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ गया हो। अब आर्टिकल 371 कहां कहां चलता है अब आप वो देख लीजिए। 371 स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371 ए स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, 371 भी इस प्रकार से आप देखते जाइए। उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से समझ जाएं। कितने सारे आर्टिकल है? 311 मैंने यहां पर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। इन क्षेत्रों के अंदर यह वैलिड है। हर क्षेत्र के अंदर 311 कहां कहां किस राज्य के अंदर वैलिड है, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, ये मैंने आपको पूरी तरह से बता दी है। उम्मीद है बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी क्या मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि लोग यहां पर आने वाले समय में मतलब इस बारे में चर्चा कर पाएंगे कि क्या होगा, 370 का विकल्प क्या 371 बनाया जा सकता है। वहां की लोकल पार्टी चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व चाहती हैं, लेकिन वास्तविकता में सरकार की जो मंशा है वो 370 के हटने के बाद 371 देकर के वहां की जनता को तो अपने पक्ष में करने की है कि भाई जनता को तो सरकार पर विश्वास हो, केंद्र सरकार पर विश्वास हो, और राजनीति में जो बिल्कुल छत्रप बन के बैठे हुए थे ये कश्मीर के कुछ मुट्ठी भर नेता, इनको कंट्रोल में कैसे किया जाए इसका प्रयास चल रहा है। उम्मीद है आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अगर आपको ये बातें सुनने में आ गई, इतने सारे बच्चे इस बात को सुन रहे होते हैं, वीडियो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग हैं? इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूं, आप नोटिस करिएगा, आप इसको इस तरह से क्लास को मत पढ़ा करिए। मैं देश और दुनिया की आपको तमाम जानकारियां हर पहलू के आधार पर देता हूं, है ना। एक जगह मैं वर्ल्ड घुमा रहा हूं, आपको पूरा इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें सिखा रहा हूं, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी सिखा रहा हूं। इतना प्रयास जब मैं करता हूं, आप लोग शेयर करने में और लाइक करने में भी थोड़ा सा प्रयास कर देना तो मजा आ जाए यार। ठीक है, चलिए तो आज आप कोर्सेज की, तो पेड कोर्सेज में एसएससी के अंदर मेरा नया कोर्स इकोनॉमिक्स का शुरू हो रहा है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप 6500 रुपए में सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। 5850 में यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10 आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पेड कोर्सेज में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज में एक जबरदस्त यूपीएससी में ऑफर चल रहा है। 30 जून को यह बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपके सामने कुछ एडुकेटर्स मैं यहां पर दिखा रहा हूं जो खुद यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, जो आपको पूरी तरह तैयारी कराने वाले हैं। ये टीचर्स आपको लेकिन 2 साल के आइकॉनिक प्लान पर ही मिलेंगे। इन टीचर्स के साथ मिलकर के आप पढ़िए, ये आपके साथ 1-to-1 मेंटरशिप करेंगे, डेली इन पर्सनल आपके डाउट लेंगे, मंथली आपके साथ इनमें आस्क मी एनीथिंग टाइप का सेशन चलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन हाई, मतलब इनसे पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे टीचर्स आपको अनअकैडमी उपलब्ध करवा रही है। यूजिंग माय रेफरल कोड आप इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। 2 साल का आइकॉनिक का जो हमारा फीस है वो 1,17,000 है। उसमें अगर आप अंकित 10 रेफरल कोड लगाते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को एक्सेस कर पाएंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात आप इसमें ये भी जान लीजिएगा कि ये जो कोर्स है इसमें 10% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ में वो सारी चीजें जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं, 10,000 रुपए की 20 पुस्तकें जो अनअकैडमी ने खुद तैयार करवाई हैं वो आपको मिलेंगी एज ए नोट्स। साथ में 30,000 रुपीज के 80 टेस्ट जो प्री, मेंस और सेक्शनल टेस्ट हैं वो सारे आपको मिलेंगे, और साथ में इसकी वैलिडिटी मेंस 2023 तक मिलेगी। यानी 2 साल की फीस में 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन और वो सारे एडुकेटर्स जो आपको पर्सनली मेंटरशिप देने वाले हैं उनके साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। अब कोर्स लेना कैसे है, इसके लिए आप अपने गूगल, और इसमें सारी एडुकेटर्स की क्लास मिल जाएगी। ये नया बैच है जो 30 तारीख से शुरू हो रहा है, इसका प्रमोशन मैं कर रहा हूं। ये कोर्स आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए और गोल सेलेक्ट करिए यूपीएससी। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कि आप कोर्स परचेज करने में कोई इशू क्रिएट हो रहा है, तो आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। आप इस पर कनेक्ट हो जाएं। अंकित अवस्थी सर मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स हैं जहां से आपको कोर्स के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है आप उससे वहां पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10 आपको मेरी भी यूपीएससी वाली क्लास मिलेंगी, और ये नया बैच जो शुरू होने वाला है ये तो आपको मिल ही जाएगा। तो तमाम क्लासेस के साथ में आप इसे ज्वाइन करें, और इवन आप अनअकैडमी पर कोई सी भी कैटेगरी में कोर्स परचेज करें अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट। और स्पेशल क्लास में जब आज आप आए 10 बजे तो भी आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।